नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी कुछ खास जानकारियां पहुंचाते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बता दें, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं आप बिना जुताई के गेहूं की बुआई। फिर मुलाकात करवाएंगे हमारी सफल महिला किसान अमरजीत कौर से और फिर बात होगी पछेती गेहूं की खेती के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभारंभ करें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ और जानें कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। हमारे देश में इस समय जो है गेहूं की बुआई के लिए सही समय चल रहा है। धान की कटाई आप कर चुके हैं और अब तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह से आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। बता दें आपको कि धान के खाली हुए खेतों में गेहूं की बुआई करने के लिए जीरो टिलेज मशीन की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। किस तरह से आप इसे अपना सकते हैं, अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे देश में धान की कटाई के बाद गेहूं बोया जाता है। खासतौर से उत्तर भारत में ये फसल चक्र बहुत लोकप्रिय है। लेकिन धान काटने के बाद खेत में पराली रह जाती है और इसे तुरंत नष्ट करना मुश्किल होता है। लिहाजा किसान आसान सा तरीका अपनाते हैं और पराली को खेतों में जला डालते हैं। धान की पराली से बहुत ज्यादा धुआं उठता है, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो ये धुआं दिल्ली तक पहुंच जाता है, जिससे दिल्ली में वायुओं की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। पराली जलाने का किसानों को भी नुकसान है, क्योंकि इससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। अब समस्या ये है कि किसान करें तो करें क्या। वैसे भी धान काटने के बाद किसानों के पास इतना समय नहीं बचता कि खेत को सही तरीके से तैयार करके गेहूं बोएं। ऐसा करने में 15 से 20 दिन का समय चला जाता है और इतने दिनों में मिट्टी सख्त हो जाती है और फिर पलेवा की जरूरत पड़ने लगती है। जाहिर है कि इससे बुआई की लागत बढ़ जाएगी। इस समस्या के लिए वैज्ञानिकों ने जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई मशीन बनाई है। ये ऐसी मशीन है जो धान की कटाई के बाद बिना खेत को तैयार किए सीधे गेहूं बो सकती है, वो भी पराली जलाए बिना। ये मशीन साधारण सीड ड्रिल की तरह 7 कतार वाली, 9 कतार वाली और 11 कतार वाली होती है। इसकी पंजी बहुत पतली, सिर्फ आधा इंच की होती है, जो धान के डंठलों के बीच बुआई में मदद करती है। अगर आप जीरो टिलेज मशीन से गेहूं बो रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 35 से 40 किलो बीज की जरूरत होगी। इस तरह जीरो टिलेज तकनीक में पराली खेत में ही रह जाती है और बाद में गलकर ये उर्वरक तत्व यानी खाद बन जाती है। इस तरह जीरो टिलेज से न सिर्फ जुताई और पलेवा का खर्च बच जाता है, बल्कि खाद लागत में भी कटौती होती है। इसके अलावा ये पलवार का भी काम करती है, जिससे खेत में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं बोने के शुरुआती दिनों में किसानों को लग सकता है कि जैसे धान की डंठल फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पहली सिंचाई होगी और फिर उर्वरक डाले जाएंगे तो ये डंठल गलना शुरू हो जाएंगे और खाद बनकर फसल की पैदावार बढ़ाएंगे। जीरो टिलेज से 1 घंटे में 1 एकड़ गेहूं बोया जा सकता है और डीजल का खर्च भी 3.5 लीटर प्रति घंटा होता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात करवाएंगे हमारी सफल महिला किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास
किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों कहते हैं ना कि अगर हार ना मानी जाए और अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारी आज की सफल महिला किसान ने। इनका नाम है अमरजीत कौर। बता दें आपको कि ये जैविक खेती से जुड़ी हुई हैं और लगातार इसे बढ़ावा देने के लिए भी अहम योगदान दे रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। अमरजीत कौर अधोई गांव अंबाला हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काट कर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा।
28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। मैं 2007 से खेती कर रही हूँ। पिताजी के बीमार होने के बाद मैंने खुद खेती करने का फैसला लिया और मैंने सोचा कि खेती एक बेस्ट वे है, बजाय कि 3,000-4,000 की जॉब करने से अच्छा। वैसे तो मेरे को किसी ने कन्वेंस नहीं किया कि तुम खेती ही करो, ये मेरा अपना खुद का फैसला था घर की हालात देखते हुए, क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो 3-4 हज़ार में मेरा घर नहीं चलता। तो उसके साथ मैंने कहा अगर जॉब करूँगी तो स्टडी छूट जाएगी, तो मैंने अपना खेती की तरफ अपने आप को टर्न किया कि मैं खेती करूँ और साथ के साथ अपनी स्टडी करूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया ये सब काम तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि इस काम को कैसे करना है, पर सभी लोग यही सोचते थे कि ये लड़की है, ये कर नहीं पाएगी, तो हंसते थे। पर मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकती। तो मैंने पूरा मतलब जोर लगाया, अपनी मेहनत की। दिन रात मैंने 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाया। तो मेरे को रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेरे को खेत में भी काम करना पड़ता था। उस वजह से अपनी सेफ्टी को मतलब देखते हुए मैंने अपने आप को मतलब एक लड़के के रूप में खड़ा कर लिया। शुरू से ही ऐसे देखा जाता है कि समाज में औरत को हमेशा नीचे वाला दर्जा दिया गया है कि वो मतलब इतना काबिल काम नहीं कर सकती या आगे नहीं जा सकती। पर आज हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से लेडीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी हर एक लेडीज़ आगे जा रही हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, चाहे वो गरीब है अमीर है ये कोई मायने नहीं रखता, मेन अपनी सोच है, सोच बदलो। मैं मंडीकरण भी अपना ट्रैक्टर पे खुद लेके जाती थी, तो मैं मतलब दस्तार वगैरह बांध के जाती थी। तो अक्सर लोग मेरे को कहते थे कि ये लड़का है, तो पर बाद में उनको पता चलता था कि ये लड़की है, तो उनको खुशी होती थी, लोग आके मिलते थे मेरे को। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत हैं, जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कृषि जगत में और कुछ खास क्या हलचलें हो रही हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि जगत की हलचलों को जानने का, हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। किसान भाइयों बहनों, वैसे तो गेहूं की बुआई का समय निकल चुका है, लेकिन अभी भी मौका है। आप पछेती गेहूं की खेती कर सकते हैं। तो पछेती गेहूं की खेती करने के लिए आपको किस तरह की तैयारियां और सावधानियां बरतने की जरूरत है, आइए जानते हैं। गेहूं की बुआई 3 समय पर की जाती है: अगेती बुआई, समय पर बुआई और पछेती बुआई। अगेती बुआई 5 नवंबर तक और समय पर बुआई 15 नवंबर तक पूरी हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि अब पछेती बुआई का समय चल रहा है। बोने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है और इनमें सबसे अहम है बीजों का चुनाव। किसानों को इस समय पछेती किस्मों को ही चुनना होगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो किस्म जिस समय के लिए है वो उसी समय में लगाई जाए। जैसे समय पे बिजाई के लिए हमारी जो किस्में हैं WH 1184, WH 1105, WH 711, HD 2968, HD 3086, DBW 187, इन किस्मों को लगाएं। जो समय की किस्म की बिजाई है वो 15 तक पूरी करके इन किस्मों से उनकी बिजाई करेंगे तो किसान भाइयों को अधिक उपज मिलेगी। उसके बाद आती है जो पछेती किस्म। पछेती किस्म जो हमें दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक कंप्लीट कर लेनी है, उसके लिए जो हमारी किस्में हैं WH 1021 है, WH 1124 है, DBW 90 है, DBW 107 है, DBW 173 है। तो इन किस्मों को लगाएंगे तो ये पछेती किस्में जो होती हैं हमारी 120-22 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि समय की बिजाई वाली किस्मों को पछेती में लगा देते हैं। तो हमारा यही अनुरोध है किसान भाइयों से कि समय की बिजाई वाली किस्में समय पे लगाएं और पछेती वाली ही पछेती में लगाएं, तभी आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकेंगे। उसके बाद जो भी किस्म किसान भाई चुने उस किस्म का बीज का उपचार अवश्य करें। बीज का उपचार किस तरीके से करना है, जहाँ पे किसान भाइयों को दीमक की शिकायत आती है वहाँ 60 ml क्लोरोपाइरीफॉस या 200 ml इथियोन 40 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। इसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद फफूंदी नाशक है 2 ग्राम बेविस्टिन या 1 ग्राम रेक्सिल प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी बीमारी जैसे खुली कांगियारी, पत्ता कांगियारी, इन बीमारियों का भी आप रोकथाम बीज उपचार से कर पाएंगे। उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि भाई कुछ एजेटोटिका या फॉस्फोटिका इनका भी उपयोग करें किसान भाई। तो इसके लिए 4 पैकेट एजेटोबैक्टर का और 4 पैकेट फॉस्फोटिका 40 किलो बीज के लिए पर्याप्त है। और इसकी जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा, सबसे पहले कीटनाशक, फिर फफूंदीनाशक, फिर जैविक खाद से उपचार करें। इस सीक्वेंस को ऐसे ही फॉलो करना है किसान भाई को। उसके बाद जो दूसरी बात आती है कितना बीज की मात्रा। बीज की मात्रा कई किसान भाई बहुत ज़्यादा अधिक बीज डाल देते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा। ज़्यादा बीज डालने से फूट ज़्यादा होगी, उससे क्या होगा तना कमज़ोर रहेगा और आपकी फसल गिर जाएगी और गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिन किस्मों का 44 ग्राम से कम, 1000 दानों का वजन 44 ग्राम से कम है, उन किस्मों का 40 किलो और जिनका 44 ग्राम वजन से ज़्यादा है 1000 दानों का, उनके लिए आप 45 किलो बीज डालें। जो किसान भाई पछेती बिजाई करते हैं उनसे अनुरोध है कि 25% बीज की मात्रा बढ़ा दे पछेती बिजाई में। वो कितनी हो जाएगी, 50 किलो हो जाएगी। वैसे तो हम नहीं कहते कि छिट्टा मार के बिजाई करो, लेकिन कुछ किसान भाई छिट्टे से बिजाई करते हैं। तो ऐसे में 50 किलो समय पे और 60 किलो बीज प्रति एकड़ पछेती बिजाई में डालें तो आपको अधिक पैदावार मिलेगी। उसके बाद जो हमारे
पानी की बात है, गेहूं में पानी, पहला पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पानी इतना पतला लगाएं कि पानी खड़ा ना हो। खड़े होने से पानी से फसल में वो फूट नहीं होती, थोड़ा पीलापन आ जाता है, उससे आपको पैदावार में नुकसान होता है। अब कब पानी दें, कितना पानी दें, इसके बात करें तो अगर किसान भाई के पास 2 पानी है तो पहला पानी 22 दिन पे, दूसरा पानी 85 दिन पे। अगर 3 पानी है तो 22, 65, 105 दिन पे दें। 4 पानी है तो 22, 45, 85, 105 पे दें। 5 पानी है तो 22, 45, 65, 85, 105 और कुछ जगह पे 120 दिन पे भी आखिरी पानी दे देते हैं जहाँ पे आपको गर्मी है और थोड़ी रेतीली ज़मीन है। तो इस सीक्वेंस से अगर पानी देंगे तो आपको अधिक पैदावार मिलेगी। बेहतर उपज के लिए फसल की सही देखभाल भी करनी होगी। खासतौर से सिंचाई सही समय पर करनी है और उतनी ही करनी है जितनी पौधों को जरूरत हो। इसके अलावा कीटों और बीमारियों से बचने के भी उपाय करने होंगे और खेत को खरपतवार से भी मुक्त रखना होगा। खाद की बात है जो इसमें किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, कहीं कुछ एरिया में किसान भाई बहुत अधिक खाद डाल जाते हैं तो उससे आपकी धरती भी खराब होती है और आपकी पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसा ना करें। जो खाद का वो उचित मात्रा में NPK है वो 60, 24, 12 है। कुछ जगह में पोटास की कमी है तो उसको 24 भी कर देते हैं, जो कि आपको 50 किलो DAP, 110 किलो यूरिया और 20 किलो MOP से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 10 किलो जिंक प्रति एकड़ और डालें तो ये होगा, पर्याप्त होगा। अगर आप इसमें टाइम पे बिजाई करें या पछेती बिजाई करें, खाद की मात्रा सेम रखें। पछेती बिजाई में अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो तो किसान भाई एक और उसका जल्दी उसके जर्मिनेशन के लिए, फूट के लिए आपको एक अच्छा तरीका यह है कि 12 घंटे गेहूं को पानी में भिगो के रखें, इस तरीके से कि गेहूं के 2 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी की लहर वो बनी रहे, परत बनी रहे। उसको 12 घंटे बाद निकाल के 2 घंटे छाँव में सुखाएं और उसके बाद बिजाई करेंगे तो जब बहुत जल्दी गेहूं अंकुरित करेगा और जो आपका जो पछेती हुई है उसकी थोड़ी भरपाई हो जाएगी। तो ऐसा करने से किसान भाई अच्छी पैदावार गेहूं में ले सकते हैं। देखने में आया है कि ज्यादा पैदावार के चक्कर में किसान अधिक उर्वरक डाल देते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। इससे फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है और फसल लागत भी बढ़ जाती है। पछेती गेहूं के लिए भी समय पर बुआई की मात्रा में ही उर्वरक डालने हैं। कुल मिलाकर 50 किलो DAP, 110 किलो यूरिया, 20 किलो MOP डालना है। इसके अलावा 10 किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पर्याप्त होगा। हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, साथ ही हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किस तरह से ये योजना हमारे किसानों को आर्थिक सहयोग दे रही है, हमारे किसानों को लाभान्वित कर रही है, आइए जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है।
सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID पर हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। अब बारी आती है हमारे पते की। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात।